हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है आइसोमेरिज्म को इंट्रोड्यूस करके इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें अमीनो एसिड्स जो है ना, बायोमोलिक्यूल्स का ही पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये सब जो है आईआईटी एडवांस में या फिर नीट्स में ना, हर प्रकार के एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, तो वर्ड मीनिंग ही है, हम इसके वर्ड मीनिंग से ही हम जाएंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुरू में इसका जो नाम आया, ठीक है, कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है ना, कार्बन का क्या, हाइड्रेट। तो ये जो वर्ड आया वो इसी से आया कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकें, है ना, CxH2O होल Y के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है ना, C6H12O6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C6H2O का होल 6, ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। बट आज की डेट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म में हमेशा लिखा ही जाए, ठीक है ना। बट नाउ, ठीक है, CxH2O होल 5 के फॉर्म में, ठीक है ना, में एक्सप्रेस कर पाना, ठीक है ना, एक्सप्रेस होना ही कार्बोहाइड्रेट होना ही कार्बोहाइड्रेट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम CxH2 होल Y के फॉर्म में लिख पाते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। जैसे कि ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को हम लिख सकते हैं C2H2O होल ट्वाइस, बट इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है जैसे कि रैमनोज होता है C6H12O5, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, रैमनोज, ठीक है। तो इट इज़ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट बट it cannot be expressed in the form of CxH2O होल Y, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में था, बिगिनिंग में था, लोगों ने ऐसा शुरू में ऑब्जर्व किया, ठीक है। बट बाद में पता चला कि ये कोई प्राइमरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब इसमें कई सारे क्या होंगे, OH होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। या फिर ये जो होते हैं ठीक है ना, और
एनी कंपाउंड, ठीक है, विच प्रोड्यूस सच टाइप, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, सच टाइप ऑफ कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे, या वो खुद पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जो कि क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको अगर हम लोग शॉर्ट में जाएं तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो टेस्ट में मीठे होते हैं, सम ऑफ देम आर स्वीट इन टेस्ट, है ना। कॉल्ड शुगर, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। ठीक है ना, इसको हम लोग सैकराइड कहते हैं। अब हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जैसे होता है मोनो सैकराइड, दूसरा होता है डाई सैकराइड, तीसरा होगा ओलिगोसैकराइड, चौथा होगा पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड का मतलब है कि हम इसको हाइड्रोलाइज करके तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। मोनोसैकराइड का मतलब इसको हाइड्रोलाइज करके, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस से फर्दर स्मॉल यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग मोनोसैकराइड कहते हैं। डाईसैकराइड का मतलब होगा कि ऑन हाइड्रोलिसिस टू मोनोसैकराइड्स आर फॉर्म। ठीक है, जैसे सुक्रोस है, ठीक है ना, माल्टोस है, ठीक है, लैक्टोस है, मिल्क शुगर लैक्टोस। तो ये सब कुछ जो होते हैं डाईसैकराइड, मतलब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 मोनोसैकराइड आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है ओलिगोसैकराइड।
ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक है, फ्यू मतलब कुछ। तो इसको क्या होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस 2 to 10, ठीक है, मोनोसैकेराइड यूनिट आर फॉर्म, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगो। इसके बाद है पॉली। तो पॉलीसैकेराइड का मतलब ऑन हाइड्रोलिसिस मेनी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म, ऑन हाइड्रोलिसिस मेनी नंबर ऑफ, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। जैसे कि स्टार्च है, ठीक है, सेलुलोज है, तो इस प्रकार के हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो जो सैकेराइड्स होता है उसको हम लोग मोनो डाई ओलिगो और पॉली। तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस। इसमें 2 मोनो मिलेगा, इसमें 2 to 10 मोनो मिलेगा, इसमें क्या होगा, मेनी, मोर देन 10, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं बच्चों, उसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, ठीक ना, मोनोसैकेराइड्स की जो नेमिंग होती है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे ये 2 प्रकार का हो सकता है ना, एक होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, और दूसरा होगा कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, मतलब इसमें अगर एल्डिहाइडिक रहता है तो उसको हम लिखते हैं एल्डो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओस। इसमें क्या लिखेंगे, कीटो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओस, ठीक है। तो जैसे 3 कार्बन मिनिमम स्टार्ट होगा तो इसको बोलेंगे ट्राई ओस। 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस। अब अगर इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डो ट्राईओस, इसको एल्डो टेट्रोस, इसको एल्डो पेंटोस, ठीक है, एल्डो हेक्सोस। उसी तरह यहाँ पे कीटो ट्राईओस, कीटो टेट्रोस, ठीक है, कीटो पेंटोस, और इस केस में क्या होगा, कीटो हेक्सोस, ठीक है। तो इस तरह से मोनोसैकेराइड्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
अब है कार्बोहाइड्रेट्स को दो तरीके से और हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि जो फेलिंग और टॉलरेंस रीजन द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो जो टॉलिन या फेलिंग टेस्ट देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो टॉलिन या फेलिंग टेस्ट नहीं देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब बच्चों हमने बताया था ना टॉलिन टेस्ट कौन कौन देता है, जैसे RCHO है ये टॉलिन टेस्ट, या फिर RC कीटो कौन सा होता है, CH2OH, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये दोनों क्या होते हैं, टॉलिन टेस्ट देते हैं। तो जहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, जैसे जो भी एल्डिहाइडी ग्रुप होगा, ठीक है ना, वो टॉलिन टेस्ट देगा। कीटोनिक ग्रुप है उसके अल्फ़ा कार्बन पे OH है, वो भी टॉलिन टेस्ट देगा। तो ऐसा यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको हम लोग आगे और देखेंगे। और कीटोनिक ग्रुप, ठीक है ना, हैविंग OH ग्रुप एट अल्फा पोजीशन। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर। अगर ऐसा होगा तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज का नाम होता है ना D+ ग्लूकोज, ठीक है ना, या L ग्लूकोज। तो ये एक जैसे RS कन्फिगरेशन होता है, वैसे कैपिटल D और कैपिटल L होता है, ठीक है। तो रिलेटिव कन्फिगरेशन को बताया जाता है। तो जैसे ये होता है यहाँ पे राइट साइड अगर है ना, जैसे एक कायरल कार्बन है और राइट साइड है, तो इसका जो कन्फिगरेशन है ये है कैपिटल D, ठीक है। तो ये कैपिटल D कन्फिगरेशन है। इसका वैसे नाम जो है कैपिटल D ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। अगर इसका RS कन्फिगरेशन से निकालोगे तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये 3 और ये 4। तो 1 से 3 वायर 2 जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जाएंगे, आ रहा है S और होगा क्या R। तो ऐसे याद रखोगे, डॉक्टर है ना, मतलब D वाले का कन्फिगरेशन क्या आता है R। तो लास्ट कायरल कार्बन का हम लोग देखते हैं। तो वैसे ही इसका अगर हम अपोजिट देखते हैं, इधर OH कर देंगे तो ये लेफ़्ट साइड हो गया है ना, तो इधर H हो गया, CH2OH। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल L ग्लिसरल्डिहाइड। बस एक याद रखोगे डॉक्टर, तो D कैपिटल D, जिसका कन्फ्यूजन क्या आएगा, R आएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि अगर है ना कि पॉलीहाइड्रोक्सी होता है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH है ना,
एल्डिहाइड या कीटोन में हो तो D और L is decided by configuration of last chiral carbon from most oxidized कार्बन। अब देखो ये लास्ट कायरल कार्बन क्या कहा, जैसे मान लो ये है ना, इस टाइप से है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है। जैसे जब आईपीसी नेमिंग करते हो ना तो कीटोन और एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल से, तो वहाँ से गिनती होगा, है ना। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 है और ये 5, यही लास्ट कायरल कार्बन है। तो इसमें लास्ट कायरल कार्बन में जो OH है वो क्या है, वो राइट साइड में है। इसका मतलब ये क्या है, ये कैपिटल D होगा, समझ गए। अगर मान लो इसी को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे CH2OH कुछ भी ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है, तो यहाँ पे जो लास्ट कायरल कार्बन कौन है, ये 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 ये है। तो अब इसका कन्फ्यूजन निकालोगे तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, वही RS कन्फ्यूजन निकाल दो, है ना। तो ये क्या होगा, ये 1 होगा और ऊपर वाला 2 होगा, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 से 3 वाया 2, तो ये क्या आ रहा है, R आ रहा है, और होगा क्या S, क्योंकि लास्ट प्रायोरिटी है ना, ये 3 है और ये 4 है। तो लास्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो जब हॉरिजॉन्टल पे होता है तो कन्फिग्रेशन जो आता है एक्चुअल उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आ रहा है, R होगा क्या S। तो ये वाला जो है ये L, इसका कन्फ्यूजन क्या होगा, L होगा, ठीक है। तो अगर पॉलीहाइड्रोक्सी होगा तो उसमें कैपिटल L और कैपिटल D हम यूज करते हैं। समझ गए। तो अभी हम लोग इस पे आएंगे। अब बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पे। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है इसके रिएक्शन जो है पूछे जाते हैं, तो इसको बस एक बार कर लेना है। तो सुक्रोज की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना, तो पहला होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ कीन शुगर या सुक्रोस, ठीक है। तो सुक्रोस क्या होता है, C12H22O11 प्लस वाटर, यहाँ पे एसिड रहेगा, तो यहाँ पे C6H12O6 ये बन जाएगा। तो इसमें दो बनता है, ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोस, ठीक है। दोनों आइसोमर हैं, फॉर्मूले बस सेम है, बाकी स्ट्रक्चर्स वगैरह डिफरेंट। उसके क्या स्ट्रक्चर होंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च की भी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, स्टार होता है C6H12O5, 12O5 का होल N होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे NH2O, ठीक है, H प्लस और 393 केल्विन और 2 से 3 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे N ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6, है ना। यहाँ पे C6H10 होता है, ठीक है, C6H10
O5, ठीक है। तो ये आप बना लोगे। तो कीन शुगर की हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या फिर स्टार्च या सेलुलोज की भी हाइड्रोलिसिस, ये दोनों का है ना। ये सेलुलोज की भी है हाइड्रोलिसिस या स्टार्च, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है कि कई रिएक्शन इंडिकेट करते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, एसाइक्लिक है ना। और कई रिएक्शन इंडिकेट करते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक, ठीक है। तो ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि साइक्लिक होगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये साइक्लिक होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इन दोनों के पक्ष में क्या है, एविडेंसेज हैं और प्रमाण, ठीक है। जो साइक्लिक भी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये साइक्लिक होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि रिएक्शंस which support acyclic or open chain structure of ठीक है। तो जैसे अगर पहला, जैसे कि अगर ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ देर तक हीट करते हैं तो N-हेक्सेन बनता है ना। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस HI हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, C6H14, 2 3 4 5 6, ठीक है, C6H14 ये बनता है। तो ये बता रहा है कि ये तो इसका मतलब है कि ये एसाइक्लिक है। दूसरा, अगर ग्लूकोज को HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रीन बनता है।
तो ग्लूकोज को अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर हम इस पर HCl करते हैं तो यहाँ पे है ना साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। उसी तरह हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, तो उसकी रिएक्शन देगा ये, है ना। तो अगर हम H2NOH के साथ करते हैं तब क्या बनेगा, ऑक्जाइम बन जाएगा। अगर हम इसको Br2 वाटर के साथ करते हैं, ठीक है, Br2 वाटर, तो यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं तो बन जाता है सैकरिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं कि जो आपको बताता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो क्या होगा, एसाइक्लिक। ठीक है, मतलब हाँ कि वो साइक्लिक नहीं होगा, एसाइक्लिक। अब होगा रिएक्शन which support cyclic structure of ग्लूकोज। तो जैसे एल्डिहाइड का होता है 2,4-DNP टेस्ट, तो 2,4-DNP टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता है। ठीक है ना। दूसरा है शिफ्ट टेस्ट, भी नहीं देता है। कि अगर उसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये होना चाहिए। ठीक है ना। NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जो है बच्चों रिएक्शंस जो ये इंडिकेट करते हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है साइक्लिक, मतलब एसाइक्लिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इट शुड बी साइक्लिक। तो ये तो हमने देख लिया। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना,
रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो होता है ना बच्चों, जैसे ये है CHO CHOH, तो अगर हम इसको H2N NH पीएच के साथ करते हैं तो इसमें ओसाजोन बनता है, डबल बॉन्ड N NH PH, ये ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लूको ओसाजोन। तो इसका 3 मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्ट करते हैं, किसका, इसका, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एक मॉलिक्यूल तो इसके साथ आ जाता है, ठीक है। तो ये CHO से एक मॉलिक्यूल चला जाता है H2N NH PH, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल ये जो है ये H2N NH PH, तो ये इसको पहले ऑक्सीडाइज करता है और ये इसके साथ क्या करता है, एडिशन। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड N NH PH। जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो CHOH की जगह भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड O प्लस CHOH थ्राइस CH2OH। तो 2 मॉलिक्यूल तो ख़त्म हो गए, है ना। अब फिर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा H2N NH PH। अब यहाँ से ये वाटर निकाल लेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ओसाजोन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओसाजोन, ठीक है। तो ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था, इसलिए हमने बता दिया। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल जो होता है उसका खर्च होता है, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल पहले उसके साथ रिएक्ट करता है और दूसरा मॉलिक्यूल उसको पहले ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फर्दर एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज के साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, जैसे एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो ग्लूकोपेंटा एसीटेट बनता है, ठीक है ना। जैसे अगर हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा ना, OH और ये मिलके तो एस्टर बना देगा। तो CHO, यहाँ पे CHO ठीक है, 4। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लूको पेंटा एसीटेट, ठीक है, ग्लूकोपेंटा एसीटेट, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, है ना। ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो सैकरिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड बन सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें ओवरऑल आपको ग्लूकोज के बारे में ही कम्प्लीटली जो है एश्योर होना है, ठीक है।
उसकी स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों वीडियो देखना है तो नोट्स बनाना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखते वक्त नोट्स ज़रूर बनाएं अपने से। अपनी राइटिंग, अपना नोट्स अपना होता है। दूसरे की राइटिंग, दूसरे के नोट्स में वो ग्रास्पिंग नहीं आती, ठीक है ना। इसलिए हमेशा इसको मूवी की तरह नहीं देखना है कि चलो बैठे हुए मन किया देख लिया। लैपटॉप पे, मोबाइल पे रख करके, ऑन करके, उसके बाद टेबल पे बैठ के वीडियो बनाओगे, नोट्स बनाओगे, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब तक क्लासरूम वाली फीलिंग नहीं रहेगी, क्लासरूम वाला तरीका नहीं अपनाओगे, तब तक आपको इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो बच्चों देखो, इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना, इसको हम ऐसे देखो, ये मोस्ट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि सारे जो OH होते हैं राइट होते हैं, ठीक है ना। ये 1 हो गया, 2 एक्सेप्ट थर्ड। सारे OH क्या करना है, राइट, एक्सेप्ट थर्ड। वो सारे OH राइट एक्सेप्ट, याद हो गया। अब देखो ये कायरल नहीं है, है ना, तो इसका मतलब आप इसको, ये कायरल है ही नहीं, तो इसमें राइट लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं है। चक्कर कहाँ है, जहाँ पे कायरल होगा, ठीक है। तो ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। तो 2, 3, 4 और 5 मेन यही है। तो 3 का अपोजिट करना है, मतलब 3 का अपोजिट, बाकी सारे OH क्या है, राइट। तो ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यही है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ग्लूकोज होता है ना, दोनों फॉर्म में होता है, साइक्लिक के भी फॉर्म में और ए साइक्लिक। ए साइक्लिक के फॉर्म में वो ज़्यादा होता है, साइक्लिक के फॉर्म, मतलब ए साइक्लिक के फॉर्म में ये बहुत कम होता है, ठीक है, और साइक्लिक के फॉर्म में ज़्यादा होता है। तो 2 प्रकार का ग्लूकोज होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये वाला है जो हमने लिखा है, ये क्या है, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे बच्चों ये होता है ना पायरेन, ये पायरेन है, ठीक है। तो ये पायरेन है, तो इसी से मिलता जुलता क्या होता है ग्लूकोज का ए साइक्लिक। अब बच्चों हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, याद है, बता देता हूँ। जैसे मान लो ये RCHO है और इस पर एल्कोहल का एडिशन हो जाए, है ना, एल्डिहाइडिक पे एल्कोहल का एडिशन, तो क्या बनता है, हेमी एसिटल, यही बनता है ना। इस पे अगर हम लोग ये अगर कराएं तो ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, RCO माइनस H और यहाँ पे OH प्लस और ये R बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, RCHOH, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं,
ठीक है, मतलब ये है RCH डबल बॉन्ड O प्लस O और H, मतलब क्या बनाओगे, क्या होगा, ये इधर इसके साथ और ये इसके साथ, यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है, RCH इधर OH हो जाएगा, इधर O और R, इसका नाम क्या है, हेमी एसिड। समझ गए? तो सेम लॉजिक यहाँ पे अपनाओगे। ना सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, तो मैं जो है इसको तोड़ देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने कर दिया CH डबल बॉन्ड, यही है। अब कार्बन को गिन लो, है ना, ये देखो, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो जो पांचवा कार्बन का जो OH है, यही क्या है बच्चों, ROH है, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जब ये देखो ROH, तो जो ROH था अब वो क्या हो गया, OH, H ख़त्म, तो ये ईथर बन गया, और ये कीटोन था तो ये OH बन गया, ये हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, CHOH हो जाएगा, है ना, और ये वाला O हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ऐसे पहले तो ऐसे समझो, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड वो है वो क्या हो जाएगा, वो OH आ जाएगा। तो यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। इधर क्या है, H, ये 1 वाला है बच्चों, ठीक है। 2 वाला इधर है, 3 वाला इधर है, 4 वाला इधर है, ये 5 है और ये 6, ये ऐसा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये कायरल हो रहा है ना, ये ना, हेमीसिटल में क्या हो रहा है, ये कायरल हो रहा है। तो कायरल का मतलब क्या होगा कि इसका इनेंशियोमर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये जो बनाया है ना, ये ऐसे कर्व करके बनाया, टेढ़ा मेढ़ा। इसका मतलब है कि ये OH एक बार राइट में होगा और एक बार लेफ्ट में होगा। तो अगर एक बार वो राइट में होता है तो उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, और अगर वो लेफ्ट में होता है तो उसको बीटा कहते हैं। मतलब आप समझो। तो मैं इसको ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये वाला इसके साथ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक बार OH राइट में रहेगा, ठीक है। तो 1 2 ठीक है, 3 4 और ये 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पे CH2OH,
तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, है ना, ये अल्फ़ा है, ठीक है। और बीटा में क्या होगा, उसको हम उधर दिखा देंगे, ठीक है, इधर दिखा देंगे। समझ गए ऐसे। लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छे से ऐसे बना लिया जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। तो ये अल्फ़ा आएगा, ठीक है। ये जो हमने ऐसे कर्व बनाया ना, ऐसे ऐसे बनाया, तो हम इसको ऐसे बना देना, ठीक है। यहाँ कार्बन नहीं है ना, यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ भी कार्बन नहीं है, यहाँ भी कार्बन, थोड़ा सा सही लिखने के लिए, ठीक है। और इसका जो होगा, ठीक है, ये वाला बीटा आ जाएगा, तो इसका नाम है अल्फ़ा, इसका नाम क्या है, बीटा। तो यह है अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोस, और इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। तो ये हमने बनाया था ना पाइरेन, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये साइक्लिक फॉर्म में होता है। अल्फ़ा वाला जो फॉर्म होता है ये 32% होता है, ठीक है। और ये होता है 68%। तो ये कितना होता है, ये होता है 0.02%। ये है डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है, ये जो हमने बनाया है, जैसे मान लो जो अल्फ़ा है, बस ऐसे ये बॉक्स बना लो ऐसे, ठीक है। अल्फ़ा का मतलब राइट से ही चालू होगा, 1 2, 3 को अपोजिट करना होता है, 4, ये 5, और ये 6 नीचे, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हो गया। बीटा में क्या होगा, ये तो ऐसे बॉक्स बनाना है, 1 का जो OH होगा वो लेफ़्ट होगा, 2 का राइट, 3rd का अपोजिट होता था, होगा ऐसे। ये क्या हो गया, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग साइक्लिक फॉर्म में लाते हैं। साइक्लिक फॉर्म, इसको हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, हावर्थ स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो ऊपर होता है, ठीक है, तो जो राइट में है वो नीचे आएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि जो OH क्या है राइट में, वो नीचे आएगा, बस ये याद रखो, ठीक है। तो 1, ये 1 यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे OH आएगा जो राइट में, 3 पे चेंज होता है ऊपर, ठीक है, CH2OH, ये बड़ा है तो इसको ऊपर भेजो, ऐसे याद रखो। तो जो राइट में है वो नीचे,
ठीक है ऐसे। तो ये अल्फ़ा हो गया। बीटा वाले फॉर्म में बस एक जगह चेंज होगा, तो ये OH ऊपर हो जाएगा। इसमें अगर ध्यान से देखोगे है ना, तो इसमें देखो ये जैसे ये OH ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। ये सारी OH देखोगे तो ये सब क्या है, ये ट्रांस फॉर्म में, लेकिन इसमें ये दोनों क्या है, सिस फॉर्म में। कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, सिस की ट्रांस? बोलो ट्रांस। इसीलिए ये कितना होता है, ये 68% है और ये कितना है 32%। तो जो बीटा डी ग्लूकोज है ना, बीटा डी ग्लूकोज ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो होता है वो कम स्टेबल होता है, उसका अमाउंट जो होता है वो कम होता है। समझ गए? तो मतलब ये रहा कि अगर हमने ग्लूकोज लिखा, ठीक है, मेन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, तो OH राइट में तीसरे पे चेंज है ना, ये इसका ए साइक्लिक फॉर्म है, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये यहाँ पे लास्ट कार्बन का OH राइट में, या इसका कन्फ्यूजन है। दूसरा इसका हमने बनाया था साइक्लिक फॉर्म, तो इसको ऐसे बॉक्स बना लोगे, ठीक है। अल्फ़ा होगा तो राइट से शुरू करोगे, ठीक है। 3 पे चेंज होता है, चेंज कर लो, ये ऐसा आ गया, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, तो इसमें इस प्रकार से, तो 1 वाला जो OH होगा वो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। समझ गए? ये सब कार्बन नहीं है, कॉर्नर का मतलब कार्बन नहीं समझना। तो ये है आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज। और इसको अगर हम लोग इसमें लेके जाते हैं तो जो OH राइट में होता है वो नीचे जाता है, थ्री पे चेंज करना होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो एक्चुअल में बच्चों यही सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये ठीक से समझ लेते हैं तो फिर आगे में कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बार बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं।